बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टी बीम और रेक्टेंगुलर बीम में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में तो हमें समझ आ जाती है कि ये हमारे पास बेसिकली टी बीम है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है। लेकिन कंक्रीट में हमें सम टाइम जो है ना वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है समझने में कि कहाँ हमने टी बीम डिज़ाइन करना है, कहाँ हमने रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन करना है। तो इस लेक्चर में हम जस्ट जो है वो थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो लेट स्टार्ट हम करते हैं, इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हम एक प्लान ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, स्लैब का। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये एक स्लैब है जिसकी ब्रेथ जो है वो 36 है और लेंथ भी आप 30 फुट कर लें या 32 कर लें, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे बीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आपको पता है कि बीम्स किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? स्लैब की डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 4 बीम दे दिए, बीम 1, बीम 2, बीम 3 एंड बीम 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करता हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक क्या ड्रा करता हूँ, बीम का क्रॉस सेक्शन, स्लैब का क्रॉस सेक्शन ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक बीम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दूसरा बीम, ये आ गया तीसरा बीम, सॉरी एक 2 3 4, 1 2 3 और चौथा ये बीम ड्रा हो जाता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि ये आ गया 12 फुट। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया 12 फुट, ये भी आपके पास आ गया 12 फुट। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम बेसिक इस बीम को देखते हैं। ठीक है, ये इस वाले बीम को देखते हैं जो इंटीरियर वाला पोर्शन वाला बीम है। ठीक है, इंटीरियर बीम है। अच्छा आप इसकी ना रीइंफोर्समेंट देख लें और इसका देख लें कि ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट ऐसे होता है कि लेट्स सपोज इसको देख लेते हैं। इसके नीचे स्टील डला होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होती है, नीचे टेंशन रीइंफोर्समेंट होती है। ये आपके पास स्टिरअप आ गई और ये बेसिकली स्लैब की स्टील आ गई। ठीक है, और ये आपके पास आ गई कंक्रीटिंग। ठीक है, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो बेसिकली मोनोलिथिक की जाती है। मोनोलिथिक का मतलब ये है कि बेसिक ये एक फ्रेम के तौर पे एक्ट होगा, यानी ये एक बॉडी के तौर पे एक्ट होगा। ठीक है, अब जब इसके ऊपर लोडिंग आती है बीम की, तो ये बीम का सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, इनिशियली जो स्लैब की सम स्टील कंक्रीट है जो इसके करीब है, ठीक है, वो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ लेता है कि बेसिक टीम बीम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा नीट बनाने की कोशिश करता हूँ और 1-2 ही बीम डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक ही बीम है। ठीक है, इसके इंटीरियर पे। ठीक है, अगर आप ठीक है, अगर तो ये बेसिकली कंक्रीट है। ठीक है, जो इसके फ्लैंजेस पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके फ्लैंज के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, फ्लैंज तो आपको पता है क्या होता है इसका, ये फ्लैंज होता है और ये वेब होता है। ठीक है, अच्छा अगर जो बेसिकली स्लैब की कंक्रीट, ठीक है, अगर वो मूवमेंट रेजिस्ट करने में कंट्रीब्यूट करेगी तो बेसिकली वो आपके पास एज ए टी बीम होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर जो स्लैब है उसकी कंक्रीट मूवमेंट रेजिस्ट करने में साथ मतलब कि अप्लाई हो रही है, यानी न्यूमेरिकली वो इन्वॉल्व हो रही है, तो बेसिकली आपके पास टी बीम होगा। और अगर ये आपकी जो कंक्रीट है, ठीक है, स्लैब की बीम के साथ वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो वो आपके पास टी बीम नहीं होगा, वो आपके पास रेक्टेंगुलर बीम होगा। तो अब हम बात करते हैं कि टी बीम कहाँ डिज़ाइन होता है, रेक्टेंगुलर बीम कहाँ डिज़ाइन होता है। जब भी आपने प्रैक्टिकली कोई भी इंटीरियर बीम डिज़ाइन करना होता है तो वो आप हमेशा टी बीम के ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं इनिशियली, क्योंकि जो टी बीम होता है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है। उसकी वजह क्या है इकोनॉमिकल डिज़ाइन होने की वजह ये है क्योंकि देखें, अगर मैं सिंपल अगर एक रेक्टेंगुलर बीम की बात करता हूँ, ठीक है, अगर आप देखें उसके नीचे टॉप पे क्या होता है,
ठीक है। ये आपके पास जो ये कंक्रीट है, ये तो बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि ये फेल हो चुकी है, ठीक है। नीचे सिर्फ क्या होता है, बेसिकली आपका स्टील कंट्रीब्यूट करता है ASFY, और ऊपर की जो कंक्रीट होती है जो न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कंक्रीट है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली कंट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन अगर देखें, अगर आप इन प्रैक्टिकली लाइफ अगर ये देखें, ये इसकी कंक्रीट को देखें, तो ये बेसिकली ये भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूट हो रही है ना। इसका मतलब ये होता है कि कंक्रीट का आप थोड़ा सा ज़्यादा एरिया ले रहे हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा एरिया ले रहे हैं तो मैथमेटिकली C = टेंशन, तो ये बेसिकली आपके पास कंक्रीट आ गई, ठीक है, और ये आपके पास आ गया ASFY, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जब ये कंक्रीट का एरिया आप ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने में ये जो AS होगा, ये बेसिकली आपका कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से जो हम कोशिश करते हैं कि जो हर जो बेसिकली इंटीरियर बीम है वो हम T बीम के तौर पर डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। अब सम टाइम अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर T बीम हर जगह इस्तेमाल मतलब कि डिज़ाइन किए जा सकते हैं, तो ज़्यादातर रेक्टेंगुलर बीम क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं। रेक्टेंगुलर बीम मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली तो आपने नहीं किया अभी, तो अगर आप इन जनरल देखना चाहें कि कहाँ T बीम डिज़ाइन होगा और कहाँ रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन होगा, तो आपको मैं इन सिंपल शॉर्ट सा एक वे बता देता हूँ कि अगर आपकी ये जो स्पैन है, ठीक है, ये 12 फुट है और ये 12 फुट है, ठीक है। ये मेरी अपनी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के मुताबिक है, मे भी थोड़ा सा केस चेंज हो जाए। अगर आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 8 फुट से ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका जो स्पेन होगा वो 8 फुट से ज़्यादा होगा, तो आपका जो बीम होगा वो रेक्टेंगुलर डिज़ाइन होगा, ठीक होगा। और अगर आपका जो स्पेन होगा वो कम होगा 8 फुट से, यानी 6 फुट हो गया, ठीक है, तो ये अगर 6 फुट है, ठीक है, ये 6 फुट है, तो क्या होगा कि आपका जो बीम है वो एज ए T बीम डिज़ाइन होगा। ये क्या वजह है, देखिए, जब आपका बेसिक स्पेन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ कहता हूँ ये बीम बहुत स्पेन जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, ठीक है। जब आपका स्पेन एक्सीड कर जाता है तो इसकी मैथमेटिकली इसके जो ये इफेक्टिव फ्लैंज ब्रेथ है, ठीक है, ये भी बेसिकली ये भी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अगर आप अगर आपने पहले न्यूमेरिकल किया हुआ है तो ये बातें मेरी आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपका ये जो इफेक्टिव ब्रेथ जो है ना, ये बेसिकली इंक्रीज़ कर जाती है, ये इतनी इंक्रीज़ कर जाती है कि मैथमेटिकली आपकी जो स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो इसके हाइट ऑफ फ्लैंज के अंदर ही लाई करने लग जाएं, तो बेसिकली वो आपका एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर आपकी जो स्ट्रेस ब्लॉक है, कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक है, वो स्लैब की हाइट ऑफ फ्लैंज के अंदर ही लाई करें, ठीक है, तो वो आपके पास एज ए डिज़ाइन होगा रेक्टेंगुलर बीम। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज है ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है सिंपली। और अगर आपकी जो स्ट्रेस ब्लॉक है, ठीक है, स्ट्रेस ब्लॉक है वो हाइट ऑफ फ्लैंज से इंक्रीज़ कर गई, यानी जो आपकी स्ट्रेसेस ब्लॉक है, स्ट्रेस ब्लॉक का तो आपको पता होगा कि ये लेट्स सपोज ठीक है, ये अगर आपका कंक्रीट है, ये स्टील है, तो ये आपके पास स्ट्रेस ब्लॉक होती है ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेस ब्लॉक है, ये स्ट्रेस ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है, देखें जब ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ये स्ट्रेस ब्लॉक कम होती जाएगी, ठीक है। जब ये स्ट्रेस ब्लॉक कम होती जाएगी और इस हाइट ऑफ फ्लैंज के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है, देन आपका जो बीम होगा वो एज ए रेक्टेंगुलर डिज़ाइन होगा, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेसेस ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आ जाती हैं, इसका मतलब क्या है, देखें जब ये नीचे आ जाएगी इसका मतलब ये होगा कि अब इसका जो फ्लैंज है वो भी कंट्रीब्यूट थोड़ा सा कर रहा है और इसका जो वेब है वो भी कंट्रीब्यूट करने लग गया। इसका मतलब अब हम इसको T बीम इसको इकोनॉमिकली डिज़ाइन कर सकेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।